वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा आईटीआई मांझापुर बालाघाट। स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए जब आप लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए जूम क्लास के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। इसमें स्टूडेंट आपको इन चीजों का ये धैर्य और पेशेंस आपको रखना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो समय पर हो जाएगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से डेली क्लास अटेंड करना होगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, यदि आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप इस वीडियो को YouTube में टांडे सर टेक्निकल चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिस स्टूडेंट का यदि मिस हो जाए तो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यह है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, अर्थात कि जो उपकरण ट्रांसफार्मर होता है, ये उपकरण ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो पिछली क्लास के वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, परंतु इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसमें हम डायरेक्ट वोल्टेज और करंट को चेक नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, जिसे आप एचटी लाइन कहते हैं, एचटी लाइन हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन में करंट और वोल्टेज को चेक करना आसान नहीं होता स्टूडेंट। आप डायरेक्ट इसमें करंट और वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते, अर्थात कि करंट मेजरमेंट और वोल्टेज का मेजरमेंट ऐसा डायरेक्ट आप नहीं कर सकते अमीटर लगा के और वोल्ट मीटर लगा के। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा जिसके माध्यम से आप ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या हाई टेंशन जो लाइन है, इसमें आप करंट को भी चेक कर सकें और वोल्टेज को भी चेक कर सकें स्टूडेंट। तो आपको इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। उनमें से आपको ये दो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट का आपको यूज करना होगा, जिसमें से फर्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर अर्थात की सीटी, और दूसरा है पीटी। तो करंट ट्रांसफार्मर से आप क्या करेंगे, करंट को मेजरमेंट करेंगे। ये जो एचटी लाइन है हाई टेंशन लाइन या ईएचवी लाइन हाई वोल्टेज लाइन, तो ये सब इन्हीं लाइन में, बड़ी बड़ी जो लाइन है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, इसका वोल्टेज और करंट आपको मेजरमेंट करना हो तो आप करंट मेजरमेंट करने के लिए सीटी अर्थात करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, और वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए स्टूडेंट पीटी अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अर्थात की विभव परिणामित्र। इसे क्या कहेंगे, विभव परिणामित्र। क्लियर है स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे हम, विभव परिणामित्र। और सीडी को कहेंगे करंट अर्थात की करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो सीटी और पीटी का यूज करके हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या हाई टेंशन लाइन में करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। पिछले क्लास की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज आपको देखने मिलेगा कि सप्लाई जो दिया जाता है ये इस टर्मिनल से सप्लाई दिया जाता है। ये करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, इसका डायग्राम इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर आपको लोड कनेक्ट मिलेगा, ये जो लोड है अर्थात की जो लाइन कनेक्ट होगी आगे, ये लोड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सीटी इसे कहेंगे, एक टर्न होगा इसमें, एक ही फेरे होंगे इसमें प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड में 3 से 4 फेरे होंगे दोस्तों। क्लियर है, तो ये सेकेंडरी साइड हो गया और ये प्राइमरी साइड हो गया। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको देखने मिलेगा कि सेकेंडरी में हमने एक अमीटर कनेक्ट किया है। तो अमीटर के कनेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, ये आपको हमने बताया है कि अमीटर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि आप ये 5 एम्पियर तक स्टेप डाउन कर दिया जाता है इसे। तो ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि यह वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है स्टूडेंट, और करंट को कम कर देता है।
तो यहाँ हमें करंट कम चाहिए थी और कम करंट करने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम 5 एम्पियर का अमीटर यूज करेंगे और ये अमीटर के माध्यम से हम इस लाइन में कितनी करंट है इस करंट का मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको एक चीज देखने मिलेगा कि यहां पर जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में एक चीज आपको देखने मिलती कि यहां पर सेकेंडरी साइड में एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच का काम क्या होता है? तो ये स्विच का काम स्टूडेंट सीटी की जो सेकेंडरी है उसको हम शॉर्ट करके रखते हैं। शॉर्ट करके इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें करंट फ्लो होने लगती है। चलिए इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को यदि हम देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, तो आपको एक चीज यहां पर याद रखना होगा, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में आपको देखना पड़ेगा इसकी जो मोटाई होती है ये मोटे तार की यूज की जाती है, अर्थात की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी ये मोटे तार की होगी, मोटे तार की होगी, अर्थात की जो टर्न है अर्थात फेरे, ये फेरे की संख्या तो एक ही होगी लेकिन मोटे तार की होगी। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो टर्न होंगे वो 1 से 2 टर्न होंगे, मतलब 1 से 2 फेरे प्राइमरी वाइंडिंग में होंगे। प्राथमिक वाइंडिंग से कहते हैं प्राथमिक वाइंडिंग, क्या कहते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग। तो प्राथमिक वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडलन भी कहते हैं इसे, कुंडलन। यदि आप निम्नलिखित पैटर्न के शब्दों को यूज करेंगे स्टूडेंट तो आपको ये अच्छी सहूलियत जाएगी, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको यहाँ पर इन्हीं शब्दों को पढ़ने मिलेगा, प्राथमिक कुंडलन। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को ही प्राथमिक कुंडलन कहा जाता है। इस लाइन के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? हम श्रेणी में कनेक्ट करेंगे, इसे श्रेणी में कनेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट। तो श्रेणी में जोड़ा जाएगा सीटी के प्राइमरी वाइंडिंग को। उसके बाद आता है, क्योंकि ये करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वायर यूज करेंगे आप, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वायर यूज करेंगे वो पतला तार यूज करेंगे। कौन सा तार होगा स्टूडेंट? ये पतला तार होगा। तो पतला तार जब यूज करेंगे अर्थात कि ये पतला तार सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटे जाएंगे। तो मानकर चलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और यहाँ पर ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग में। देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न लिखा हुआ है, मतलब कि अधिक फेरे होंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरे होंगे स्टूडेंट वो अधिक होंगे, अधिक फेरों का हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब जो कोर में लपेटी होगी वाइंडिंग वो वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर ये करेंट ट्रांसफार्मर अर्थात की सीटी का यूज कर रहे हैं हम, करेंट ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये 5 एम्पियर की यहाँ पर अमीटर को यूज करेंगे हम। तो जो अमीटर कनेक्ट होगा, अमीटर ये 5 एम्पियर तक का होगा, 5 एम्पियर तक का। अब देखिए ये करेंट ट्रांसफार्मर है, नाम है इसका करेंट ट्रांसफार्मर, लेकिन इसका मुख्य जो तौर है यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के समान होता है। क्लियर है स्टूडेंट? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि ऐसा उपकरण या ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे और करंट को कम कर दे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सीटी में करंट ट्रांसफार्मर में हम क्या कर रहे हैं? करंट को कम कर रहे हैं। करंट को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक हम करंट को मेजरमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने अमीटर लगाया है 5 एम्पियर का, और 5 एम्पियर का जब अमीटर लगाया है तो करंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया स्टूडेंट? करंट को कम कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा। इसे हिंदी में हम कहते हैं निम्मी पैटर्न की भाषा में स्टेप अप का मतलब होता है अप, ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर या ऊंचाई परिणामित्र।
इसे कहेंगे ऊंचाई परिणामित्र या ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब होता है जो वोल्टेज को बढ़ा दे और करंट को कम कर दे, तो इसे कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो सीटी है करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाकर करंट को कम कर देता है। क्योंकि याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट? पावर और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कभी चेंज नहीं होती। हम पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर से। हमें ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को और करंट को कम ज्यादा करता है। इसका काम है सिर्फ वोल्टेज और करंट को कम ज्यादा करने का काम। बाकी पावर और फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता। तो ये चीज को आपको याद रखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीटी की जो रेटिंग होती है, करंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, ये रेटिंग कहाँ किस में होती है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में हम यदि जाने तो ये सीटी अर्थात की करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग, करंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ये वोल्ट और एम्पियर में होती है। करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग अर्थात की सीटी की जो रेटिंग है, ये सीटी की रेटिंग स्टूडेंट कहां मिलेगी आपको? सीटी की रेटिंग वोल्ट और एम्पियर में। वी से क्या हो जाएगा? वोल्ट, और ए से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एम्पियर। एम्पियर। तो वोल्ट और एम्पियर में सीटी की रेटिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट? मैक्सिमम रेटिंग आपको मिलेगा यहां पर 50 वोल्ट एम्पियर। जो सीटी की जो रेटिंग होगी, करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग मिलेगी आपको, ये करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको मैक्सिमम 50 वोल्ट एम्पियर होगी। 50 ये पूछा जाता है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। आपको इसे अपनी कॉपी में नोट करना है। आप यकीनन मानिए रोज यदि जब हम क्लास लेते हैं और आप एक कॉपी लेकर बैठिए और उस कॉपी में जो मेन पॉइंट को बताया जाता है, जिसे हम नोट करने के लिए कहते हैं, तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो सीटी की जो रेटिंग है ये हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आईएमपी इसलिए लगाया गया है, स्टार लगा दीजिए इसे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीटी की जो रेटिंग है स्टूडेंट ये वोल्ट एम्पियर में होती है। इसको सीटी का बर्डन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीटी का बर्डन। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सीटी का बर्डन। बर्डन मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूं आपका, आप बहुत बर्डन है, बहुत लोड है बोलते हैं जैसे, वैसे सीटी का बर्डन मतलब होता है भार। भार मींस लोड। तो सीटी में भी लोड होता है, तो सीटी का जो बर्डन है उसको मेजरमेंट करते हैं वोल्ट एम्पियर से। देखिए सीटी की रेटिंग और सीटी का बर्डन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें सीटी का जो बर्डन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भेज दीजिएगा, जूम ऐप में हम क्लास ले रहे हैं। सीटी का जो बर्डन है स्टूडेंट वो वोल्ट एम्पियर में होता है। तो इसे मेजरमेंट जब भी करते हैं तो वी से क्या हो जाएगा? वी से हो जाएगा वोल्ट और ए से हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? तो सीटी का जो बर्डन होता है ये वोल्ट एम्पियर में होता है। ये पॉइंट को आपको नोट करना है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है। मोस्टली सीटी का बर्डन, सीटी की रेटिंग ये पूछा जाता है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर किसके समतुल्य होता है? तो करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के समान ही होता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको इन पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करना है। क्लियर है? यहां पर जो नोट करके लिखा हुआ है, सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह जल सकती है। क्या हो जाएगी? जल सकती है। मानकर चलिए यहां पर हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने यहां पे एक कोई ट्रांसफार्मर लिए और वो ट्रांसफार्मर है सीटी अर्थात की करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं रखा जाता। यदि आप ओपन रखेंगे तो यह जल जाएगी। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन है, पिछले क्लास की वीडियो में हमने आपको बता चुका है। मानकर चलिए ये सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होता है कि सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में
यहाँ पर लोड करंट फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर आरएल लोड लगा होता है स्टूडेंट। देखेंगे आप तो यहाँ पर एक लोड लगा होता है, तो ये लोड करंट इसमें फ्लो होने लगती है सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लोड करंट फ्लो होने लगती है। अब यही सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लोड करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट, इस लोड करंट को हमें क्या करना होगा, इस सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड करंट फ्लो होगी, उसके कारण यहाँ पर लोड के कारण करंट फ्लो होगी, तो ये लोड एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेगी। और यदि आप यहाँ पर इसे ओपन रखेंगे तो यह वाइंडिंग को जला देगी। इसीलिए सीटी की जो सेकेंडरी है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ताकि इस करंट यहाँ पर सर्किट में सर्कुलेशन होने लगे। इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, आप पिछले वीडियो में इसे और अच्छे से विस्तृत रूप से आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपके सामने है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीटी की जो सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, जल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, सीटी की सेकेंडरी को ओपन रखेंगे तो ये जल सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, ये क्यों जलती है उसके पीछे रीजन है। चलिए इस रीजन को, इस कारण को आप समझ लीजिए, आप इसे नोट भी कीजिए, क्योंकि जो फ्लक्स फाई का मान है, ये फ्लक्स फाई का मान ओवर सेचुरेटेड हो जाती है, मतलब कि जो फ्लक्स है ये क्या हो जाएगी, ओवर सेचुरेटेड हो जाएगी, और फ्लक्स ओवर सेचुरेटेड होने के कारण हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड करने लगेगी। तो सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, याद रखिएगा, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होने लगता है, अर्थात कि हाई वोल्टेज, वोल्टेज इंड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पन्न होने लगता है। तो हाई वोल्टेज जब उत्पन्न होगा, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण इस वाइंडिंग को यदि आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह वाइंडिंग जल जाएगी। तो जलने से इसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसे हमें क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा। तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच होता है, इस टाइप से स्विच को लगा दिया जाता है, और नीचे एक एमीटर लगा होता है स्टूडेंट। यदि आप एमीटर नहीं लगाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को क्लोज कर देना होगा, तो सर्किट से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो इसके कारण यहाँ पर सीटी की सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह जल जाएगी। उसके पीछे कारण यह है कि यह ओवर सेचुरेटेड हो जाती है फ्लक्स बढ़ने के कारण, और हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड करने लगती है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसके कारण यह जल सकती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप सीटी की सेकेंडरी को आप कभी ओपन नहीं रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये जो करंट क्या होता है इसमें, इसके कारण यदि आप समझें, क्योंकि ये कारण पता होना बहुत जरूरी है। यदि कोई आईटीआई वाला स्टूडेंट है तो उसे वाई में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये सीटी के बर्डन के बारे में और करंट ट्रांसफार्मर को, सीटी को, उसकी सेकेंडरी को कभी ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके पीछे ये पूछा जाता है। चलिए, क्योंकि करंट जो लोड है, करंट लोड के कारण फ्लो होती है, कभी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होगी ये किसके कारण फ्लो होगी, लोड के कारण, अर्थात कि आरएल, ये आरएल के कारण, लोड करंट के कारण यह फ्लो होती है। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होती है ये लोड के कारण फ्लो होती है दोस्तों, और लोड जो है वो एमीटर जो कनेक्ट होता है उसमें करंट सर्कुलेट होने लगती है। यदि इसमें एमीटर न लगा हो, अर्थात कि ये जो सर्किट है यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है और यहाँ पर एक एमीटर का यूज किए हैं। अब मानकर चलिए ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी स्टूडेंट, और सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ हमने इसको अटैच कर दिया है, और यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, आप इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। अब मानकर चलिए कोर में यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है और यहाँ आपने स्विच नहीं लगाया है। यदि इसमें एमीटर लगा ना हो, ये एमीटर लगा ना हो, तो उसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये स्विच के माध्यम से इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब एमीटर लगा होगा तो ये ओपन रहेगा स्विच, याद रखिएगा स्टूडेंट,
जब अमीटर लगा होगा तो स्विच को ओपन कर देंगे, और जब अमीटर लगा नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, तो स्विच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अमीटर लगाना हो तो इसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये जो स्विच है, इस स्विच को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यदि सीटी की सेकेंडरी ओपन रखते हैं तो इसमें इसके टर्मिनल पर हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है स्टूडेंट, जिससे सीटी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, डीमैग्नेटाइजिंग याद रखिएगा, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न अर्थात कि N2 और I2 का मान 0 हो जाता है। N2 और I2 का मान, N2 का मान भी 0, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग, और नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट I2। क्लियर स्टूडेंट, I2 मतलब करंट, N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न। तो इसमें I2 और N2 का मान 0 हो जाता है स्टूडेंट, और वोल्टेज उत्पन्न अधिक हो जाता है। तो वोल्टेज उत्पन्न जब अधिक होगा तो स्वाभाविक रूप से वाइंडिंग क्या हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इन एग्जामों में भी स्टूडेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब मेन पॉइंट आता है कि सीटी रेशो क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट कि सीटी रेशो क्या है, सीटी रेशो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लेता है सीटी रेशो क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सीटी रेशो क्या होता है इसके बारे में आपको जानना, क्योंकि सीटी रेशो के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कैसा करेंगे, सीटी रेशो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि सीटी रेशो क्या होता है, सीटी रेशो कैसा निकालते हैं। यह मुझे जब मैं MP पावर ट्रांसमिशन का इंटरव्यू देने गया था जूनियर इंजीनियर का, तब मुझसे पूछा गया था स्टूडेंट कि सीटी रेशो क्या होता है, सीटी रेशो क्या होता है, और इसका फार्मूला भी मुझसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में पूछा जाता है सीटी रेशो के बारे में। चलिए, सीटी रेशो में यहां पर दिया हुआ है 400 अनुपात 1, मतलब कि यहां पर दिया 400 अनुपात 1। तो 400 क्या होगा स्टूडेंट, प्राइमरी करंट होगी। 400 क्या हो जाएगी, प्राइमरी करंट, अर्थात कि ये क्या हो जाएगा 400 एम्पियर, और ये 400 जो एम्पियर है ये प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट। तो ये प्राइमरी करंट मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट है। तो ये प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें फ्लो होने वाली 400 करंट एम्पियर है, 400 एम्पियर की करंट है स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि 400 क्या है। सेकेंड में दिया है 1, ये जो 1 है ये सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट है। ये क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंडरी, सेकेंडरी अर्थात कि द्वितीयक जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी करंट है स्टूडेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट है। क्लियर है, तो ये 1 एम्पियर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो 400, ये 400 जो लिखा हुआ है ये सीटी करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम। तो सीटी में आपने देखा होगा एक प्राइमरी वाइंडिंग थी और दूसरी एक सेकेंडरी वाइंडिंग थी स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टूडेंट एक चीज हमें ये समझ में आना चाहिए कि 400 जो एम्पियर है ये प्राइमरी वाइंडिंग की है करंट, और 1 एम्पियर जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग की है। तो 400 एम्पियर की करंट को हमने यहां पर सीटी के माध्यम से 1 एम्पियर की करंट में चेंज कर ली। तो ये जो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टूडेंट। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या किया हमने, वोल्टेज को बढ़ा दिया इसने और करंट को कम कर दिया। तो करंट को कितना कम कर दिया स्टूडेंट, वोल्टेज और करंट को कम कर दिया। किसी भी ट्रांसफार्मर में जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को जब आप बढ़ाते हैं तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर की बेसिक उसकी कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट। वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो करंट यहाँ पर 1 एम्पियर हो गया, और 1 एम्पियर की करंट को हम अमीटर से आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक अमीटर के माध्यम से 1 एम्पियर की करंट को आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट, इसीलिए इसे कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को 1 एम्पियर तक
कम कर देता है और 1 एम्पियर की करंट को हम अमीटर की सहायता से, अमीटर याद रखिए दोस्तों, अमीटर की सहायता से ही हम करंट ट्रांसफार्मर में जितनी करंट फ्लो हो रही है उसे मेजरमेंट करते हैं सर्किट की करंट को। क्लियर है स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। 6 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। यहां पर 400:1 इसका जो फार्मूला होता है ये सीटी रेशियो का फार्मूला है, इसे कहेंगे करेंट ट्रांसफार्मर का फार्मूला, सीटी रेशियो, अर्थात कि सीटी का अनुपात, करेंट ट्रांसफार्मर का अनुपात। तो यहां पर I1/I2, तो I1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? I1 इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग की करंट, प्राइमरी वाइंडिंग की करंट। क्लियर स्टूडेंट? और I2 क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट। क्लियर स्टूडेंट? प्राइमरी वाइंडिंग की करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। तो ये I1/I2 है, याद रखिएगा। अक्सर गलती यही करते हैं, यदि हम जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब बताया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में E2/E1 इक्वल V2/V1 इक्वल N2/N1 इक्वल यहाँ पर I1/I2 होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो ये I1/I2 सब में, बाकी में V2 N2 है, सब में दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखेंगे सीटी रेशियो तो ये I1/I2 और बराबर क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मेसन रेशियो है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये के बराबर है, तो ये इस फार्मूले के माध्यम से आप यहाँ पर मान निकालेंगे, इसे ही कहते हैं हम सीटी रेशियो। क्लियर स्टूडेंट? सीटी रेशियो किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसी फार्मूले में मान रखेंगे, तो ये 400 जो है ये I1 का मान है और ये जो 1 दिया हुआ है ये किसका मान है? I2 का मान है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये किस टाइप से करेंगे? 400/1 करेंगे स्टूडेंट, और I1/I2 इज इक्वल टू के। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे हम, तो ये I1 का जो मान है ये इससे गुणा हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? I1 into 1 हो जाएगा और 400 into I2 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर 400, तो ये I1 का मान कितना निकल जाएगा? 2000 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो I1 का मान, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो यहाँ पर कैसे निकलेंगे? 400/1 इज इक्वल टू I1/I2। कैलकुलेशन करेंगे तो 400/1 हो जाएगा और ये जो 2000 अपान क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, क्योंकि I1 का मान हमने यहां से निकाला है। I1 का मान हमने यहां से निकाला है स्टूडेंट। I1 का मान जब निकालेंगे तो फिर इसमें मान रखेंगे तो I2 का मान इस तरीके से तिर्यक गुणा करना पड़ेगा और ये इस टाइप से तिर्यक गुणा करेंगे आप। तो I1 का मान यहाँ पर हमने कितना रख दिए? I1 का मान 2000 एम्पियर रख दिए I1 का मान। अब ये जो I1 का मान 2000 एम्पियर हमने रख दिया स्टूडेंट, तो ये किस टाइप से निकाले हमने? इसको मान रखेंगे तो फार्मूला इस टाइप से लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। ये इस फार्मूले से यहाँ पर हमने I1 का मान निकाल लिया। क्लियर है स्टूडेंट? कैलकुलेशन करेंगे तो मान इतना निकलेगा, ये हो जाएगा I2 का मान। कैलकुलेशन करिए यहाँ से, इसे हटा दीजिए, तो ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो आपको इतना मान प्राप्त होगा। I2 का मान कैसे निकलेगा? ये हो गया आपका 2000। क्लियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2000 इनटू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अपान 400। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4×5 = 20। तो यहाँ पर I2 का मान जो निकलेगा वो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप सीटी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको सीटी रेशियो निकालने के लिए पूछा जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट आप यहां से सीटी रेशियो निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो है इसमें देखेंगे सीटी रेशियो, तो सीटी रेशियो में भी आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं।
आपके पास यदि एग्जाम में जब आप देखेंगे तो कई बार क्लैंप ऑन मीटर के लिए भी पूछा जाता है कि क्लैंप ऑन मीटर होता क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए सीटी रेशो कैसा निकालेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ पर क्लैंप ऑन मीटर के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं आपको ओरल बता देता हूँ स्टूडेंट। इसमें क्लैंप ऑन मीटर क्या होता है, इसे क्लैंप ऑन मीटर या क्लिप मीटर भी कहते हैं। क्लैंप ऑन मीटर को हम क्लिप मीटर भी कहते हैं। तो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा तो सेम मिलेगा इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर कैसा मिलेगा, ये इसमें कंडक्टर है ये, और यहाँ पर इंड्यूस्ड अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अर्थात कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके। यहाँ पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है और ये बीच में कंडक्टर है। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट क्या करता है स्टूडेंट, अमीटर यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो हाई वैल्यू की जो एसी करंट को कंडक्टर में फ्लो होने वाली जितनी भी करंट है उस करंट को मेजरमेंट करता है। तो करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लैंप ऑन, इसको कहते हैं क्लैंप ऑन मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? इससे भी क्या मेजर करते हैं हम, करंट अर्थात कि एम्पियर। एम्पियर मेजरमेंट किया जाता है, करंट मेजरमेंट किया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो क्लैंप ऑन मीटर से क्या मेजर करते हैं, करंट। क्लियर है स्टूडेंट? करंट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। करंट मेजरमेंट, क्लियर है स्टूडेंट?